जय हिंद साथियों। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। कक्षा 12 का 9वां अध्याय हम कर रहे हैं, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। आज दूसरा पार्ट हम इसका करेंगे। लाइन वाइज इस अध्याय को पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ साथ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी भी साथ साथ शेयर करते रहेंगे। आप इसे नोट करते रहें। पेशेंस, धैर्य बनाए रखें। अपना आत्मविश्वास मनोबल को उच्च स्तर पर रखें। एक अपील आप सब से रहेगी कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट पार्ट देखिए, जोतदारों का उदय। 18वीं शताब्दी के अंत में जहाँ तक एक और जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर जो धनी किसान थे, उनके समूह गांव में अपनी स्थिति मजबूत करने जा रहे थे। फ्रांसिस जो बुकानन है, उनके उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा गया, विशुद्ध विवरण देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े जो रकबे थे, जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले होते थे। अब यहाँ देखिए कि 18वीं शताब्दी का जो आखिरी समय था, यानी कि 1780 के आसपास का जो समय था, यानी कि जब से आप स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ उसके बाद 1793 के बाद का समय आप इसको मान लीजिए कि जो जमींदार थे वो संकट की स्थिति से गुजर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में भी इसमें चर्चा की थी क्या कारण थे वो। तो वहीं दूसरी ओर जो धनी किसान थे गांव में, वे अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे, यानी कि जमींदारों का स्थान वो ले रहे थे। जो फ्रांसिस बुकानन है, उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में, थोड़ा आगे भी आएगा जिक्र, वहाँ भी पढ़ेंगे। उत्तरी बंगाल का जो दिनाजपुर जिला है, वहाँ सर्वेक्षण करके जो अमीर जो किसान थे, उनके इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, जो बंगाल में अमीर जो किसान थे उनको जोतदार कहा गया, विशुद्ध विवरण देखने को मिलता है। फ्रांसिस बुकानन ने इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। दिनाजपुर आज वैसे बांग्लादेश में है ये, जो उस समय तो सारा बंगाल था, लेकिन आज जो दिनाजपुर ज़िला है बंगाल का, ये आज ये बांग्लादेश में है। तो उसने इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। अर्जित कर लिए थे, यानी कि जो जमींदार थे, उन जोतदारों ने धीरे धीरे करके जो जमींदार थे उनकी ज़मीन नीलाम होती गई, और ये जो समृद्ध किसान थे गांव के, ये उसको खरीदते गए। तो इस प्रकार देखिए कि जो स्थानीय व्यापार और साहूकार के जो कारोबार था, उस पर भी उनका नियंत्रण था। जो स्थानीय जोतदार थे, जोतदार किसे कहा गया? जो अमीर किसान थे उनको जोतदार कहा गया। तो इस प्रकार वे उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर अपना व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। काश्तकार जो खेती करने वाले गरीब किसान थे, उनके ऊपर वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। उनकी ज़मीन का काफ़ी बड़ा भाग बटाईदारों पर, अधियारों या बर्गादारों के माध्यम से जोता जाता था। जैसे आज भी कोई ठेके पर ज़मीन लेता है, कोई हिस्से पर, तिहाड़े पर, बटाई पर, ठीक है। बहुत सारे ज़मीन के हर समय में इसी प्रकार से रूप रहे हैं कि किसान जो है, जो बड़े अमीर लोग थे, किसान थे या जमींदार थे, उनकी ज़मीन को अनेक रूपों से लेकर उस पर खेती करते थे। आज भी करते हैं, नाम अलग हो सकते हैं, पहले भी ऐसे करते थे। जो खुद अपने हल लाते थे, खेत में मेहनत करते थे और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदार को दे देते थे। जोतदारों का मतलब जो मालिक थे, यानी कि जो अमीर किसान थे। तो जो गरीब किसान था, वह गरीब किसान ज़मीन को बटाई पर लेता था, उसका अपना हल वो उस पर चलाता था, खेत में मेहनत करते थे, फसल पैदा होती तो आधा हिस्सा जोतदार या अमीर किसान ले जाता था। तो गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली थी। यह हमने पिछले पार्ट में भी किया था। इसके कई कारण थे। जैसे जो जमींदार थे, जमींदार शहरों में रहते थे, और जो जोतदार थे, जो समृद्ध किसान थे, वो गांव में रहते थे, और गरीब ग्रामवासियों के काफ़ी बड़े वर्ग पर सीधे नियंत्रण वो रखते थे। उनके दुख सुख में शरीक होते थे। लेकिन जो जमींदार थे वो बाहर के व्यक्ति होते थे या शहरों में रहते थे। तो इस वजह से भी जो जमींदार थे वो पैठ नहीं बना पाए आम किसानों में।
और जो जोतदार था, जो समृद्ध अमीर किसान था, वो उन्हीं के बीच में रहता था, वो अपना नियंत्रण उन पर ज़्यादा अच्छे से रखता था। तो जमींदारों द्वारा गांव की जो जमा लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का भी वो घोर विरोध करते थे। यानी कि जमींदार जब गांव की जो जमा या लगान होती थी उसको बढ़ाने का प्रयास करते थे, उसका वो विरोध करते थे। जमींदारी जो अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे। जो अधिकारी होते थे, जमींदारों के जो कर्मचारी होते थे, उनके कार्यों में भी वो बाधा उत्पन्न करते थे। जो रैयत उन पर निर्भर थे, वे उन्हें अपने पक्ष में एकजुट रखते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान की जानबूझकर देरी करा देते थे। यानी कि जो जोतदार होते थे, अब जोतदार को आप समझ चुके हैं अच्छे से। तो ये जो अमीर समृद्ध किसान थे, जिनको जोतदार कहा गया, ये जो रैयत होते थे, किसान होते थे, जो उनके ऊपर निर्भर रहते थे, उनको अपने पक्ष में रखते थे और जानबूझकर जमींदार को जो टैक्स देना होता था उसमें जानबूझकर देरी करवाते थे। तो सच तो यह था कि जब राजस्व का भुगतान न किया जाता था तो जमींदार की ज़मीन जो थी उसको नीलाम कर दिया जाता था और उस नीलाम की गई भूमि को ये जोतदार खरीद लेते थे। तो इस प्रकार की ये परिस्थितियाँ यहाँ बनी हुई थी। तो अब ये देखिए, एक चित्र दिया हुआ है यहाँ। इस चित्र को देखिए कि इसमें क्या दिया हुआ है। 9.4 बंगाल का एक गांव का दृश्य है। जॉर्ज चिनरी द्वारा 1820 में इसको चित्रित किया गया है। चिनरी भारत में लगभग 23 वर्ष तक रहा, 1802 से 25 तक। उस दौरान उसने अनेक चित्र बनाए, जिसमें आम लोगों के जीवन से संबंधित चित्र, भूदृश्य, विशिष्ट व्यक्ति, विशाल भवन, ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे चित्र शामिल हैं। नीचे दिए गए एक आकृति में ग्रामीण बंगाल के एक घर का चित्र दिया गया। उन दिनों जोतदार और साहूकार ऐसे ही घरों में रहते थे। ये इस प्रकार का चित्र यहाँ दिखाया गया है, चिनरी द्वारा निर्मित। ये देखिए, पहले अलग सा जो लिखा हुआ है इसको कर लेते हैं। दिनाजपुर के जोतदार। अब इसमें देखिए कि बुकानन ने बताया, बुकानन फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन इसका पूरा नाम था, जो एक डॉक्टर भी था, भूगोलवेत्ता भी था, चिड़ियाघर की इसने से स्थापना की थी। आगे इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। और 1800 में मैसूर के इसने सर्वे किया, 1807 से 14 में बंगाल की ज़मीन का भी इसने सर्वे किया। तो इसके जो रूप हैं कार्य करने के, वो भारत में अनेक रहे, अनेक प्रकार से अनेक अलग अलग क्षेत्रों में इसने काम किया। तो ये जो बुकानन है, उत्तरी जो बंगाल का दिनाजपुर ज़िला है उसमें जोतदार किस प्रकार जमींदार के अनुशासन का प्रतिरोध और उसकी शक्ति की अवहेलना करते थे, वो इसमें दिखाया गया है। देखिए कि भूस्वामी इस वर्ग के लोगों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन यह स्पष्ट है कि इन लोगों का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनके बिना ज़रूरतमंद काश्तकारों को पैसा उधार कौन देता। जोतदार जो बड़ी बड़ी ज़मीनें जोतते हैं, बहुत ही हटीले हैं, जिद्दी हैं और यह जानते हैं कि ज़मींदारों का उन पर कोई वश नहीं चलता। वे तो अपने राजस्व के रूप में कुछ थोड़े से रुपए ही देते हैं और लगभग हर किस्त में से कुछ न कुछ बकाया रकम रख लेते हैं। उनके पास उनके पट्टे की हकदारी से ज़्यादा ज़मीनें हैं, यानी कि जितनी उनके नाम ज़मीन है उससे ज़्यादा उनके पास ज़मीन है। ज़मींदार की जो रकम है, उस रकम के कारण अगर अधिकारी उन्हें कचहरी में बुलाते थे तो उन्हें डराने धमकाने के लिए घंटे 2 घंटे कचहरी में रोक लेते थे, तो वे तुरंत उसकी शिकायत करने के लिए फौजदारी यानी कि थाना पुलिस में या मुंसिफ की जो कचहरी होती थी वहाँ पहुँच जाते थे और कहते थे कि जमींदार के जो कारिंदे हैं यानी कि कर्मचारी हैं ने उनका अपमान किया है। इस प्रकार राजस्व की जो बकाया रकमों के मामले बढ़ते चले जाते हैं। जोतदार छोटे छोटे रैयत को राजस्व न देने के लिए भी भड़काते रहे हैं। तो ये हमने अभी पीछे पढ़ा था, तो ये सारी उसी प्रकार की स्थिति यहाँ बनी हुई है। अब नेक्स्ट देखिए कि जमींदारी को नीलाम कर लिया जाता था। पीछे से हम कंटिन्यू इसको कर रहे हैं। तो अक्सर जोतदार ही उन ज़मीनों को खरीद लेते थे, यानी कि जो ज़मींदार थे, हमने अभी पढ़ा, बुकानन ने भी लिखा कि वो उकसाते थे किसानों को टैक्स ना देने के लिए समय पर। तो समय पर टैक्स नहीं चुकाया जाता था तो आपने पीछे सूर्यास्त विधि भी पढ़ी थी कि जो फिक्स तारीख होती थी, निश्चित तारीख को अगर लगान जमा नहीं होता था तो सूर्यास्त तक इंतज़ार करने के बाद उनकी ज़मीन जो है नीलाम कर दी जाती थी। तो उस ज़मीन जब ज़मींदार की नीलाम होती थी तो उसको अक्सर जोतदार ही उन ज़मीनों को खरीद लेते थे।
तो इस वजह से वो उनको उकसाते थे किसानों को। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के जो मुखिया थे के लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। तो अन्य लोग भी थे। कुछ जगहों पर इन्हें हवलदार कहा जाता था, कुछ स्थानों पर वे गांटीदार या मंडल कहलाते थे। जो प्रभावशाली लोग होते थे उनके उदय से जमींदारों के अधिकार का कमजोर पड़ना अवश्यंभावी था, कि जैसे जैसे इन लोगों की शक्ति बढ़ती जा रही थी तो जमींदारों का जो प्रभाव था वो कम हो रहा था। क्योंकि आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि सरकार ने जो जमींदार थे उनके एक राजा जैसा उनका जो रुतबा था, उनके पास जैसे सेना रखने का अधिकार था, न्याय संबंधी जो अधिकार थे वो सारे उनसे छीन कर कलेक्टर को दे दिए थे। तो इस वजह से जमींदारों के पास अब ऐसी कोई भी शक्ति नहीं रही थी। अब यहाँ देखिए कंपनी राज का एक, इस तालिका में देखिए कंपनी राज, उससे नीचे जमींदार, अनेक गांव पर उसका नियंत्रण होता था। कंपनी ने जमींदारों को कई गांव दे दिए। फिर उसमें एक रैत होता था, इस साइड में आप देखिए रैत खेती करते थे। जमींदार ने अपनी ज़मीन को रैत को सौंप दी, बांट दी आगे। फिर रैत ने आगे और भी सिकमी रैत छोटे छोटे जो किसान थे उनको बांट दी। यानी कि अब अगर आप इसको देखें, सबसे नीचे जो सिकमी रैयत थे, छोटे किसान थे, ये टैक्स रैत को देते थे जो उससे बड़े किसान होते थे, और ये जमींदार को देते और जमींदार कंपनी को। तो इस प्रकार ये एक चेन इस साइड से थी। दूसरी तरफ सिकमी जो किसान थे वो महाजन या जोतदार जो होते थे उस इलाके के, उनको टैक्स देते थे। तो यहाँ से रैत भी इनको जोतदारों को टैक्स देते थे, और फिर यहाँ से ऐसे जमींदार के पास जाता था, और फिर ये भी ऊपर सीधा कंपनी के पास चला जाता था। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अलग अलग तरीके टैक्स के बनाए हुए थे। अब इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन इधर साथ में दिया हुआ है तो इसको हम यहाँ पढ़ भी लेते हैं। अब इसमें जमींदार क्या देखिए, कंपनी को राजस्व अदा करने के लिए गांव पर राजस्व संबंधी मांग निर्धारित करने के लिए जमींदार जो है वो नियंत्रित करते थे सारी व्यवस्था को। जो क्या पार्ट है, कंपनी को राजस्व देने का कार्य इनका था, और गांव पर राजस्व संबंधी कितना लगान निर्धारित करना, इसके लिए सारी जो जिम्मेदारी होती थी कंपनी ने इनको दी हुई थी, पूरी जिम्मेदारी। अब नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक गांव का एक छोटा या बड़ा जो रैयत होता था जमींदार को लगान अदा करता था। ये जो रैयत होते थे ये जमींदार को टैक्स देते थे। फिर उसके बाद जोतदार जो है अन्य रैयतों को उधार देते थे और अपनी उपज बेचते थे। ये जो जोतदार हैं ये जो किसान होते थे उनको उधार भी देते थे, नीचे सिकमी दिया हुआ है, और अपनी उपज भी बेचते थे। फिर रैत कुछ ज़मीन खुद बोते थे, कुछ आगे सिकमी जो किसान होते थे उनको दे देते थे। तो इसमें देखिए कि रैत कुछ बाकी सिकमी जो किसान होते थे, रैत होते थे, उनको ये दे देते थे। सिकमी रैतों को लगान देते थे। ये दोनों साइड छोटे किसान हैं, सिकमी जिनको कहा गया। तो यहाँ रैत स्वयं ये इनको सौंपते थे, फिर ये आगे इनको सौंपते थे, फिर ये आगे चली जाती थी। तो यहाँ से ये इनको भी टैक्स देते थे, ये इनसे भी लेते थे। कुछ ज़मीन ये खुद करते थे, खुद आगे इनको दे देते थे। तो यहाँ ये जोतदार जो थे इनसे पैसे भी उधार लेते थे, फसलें खरीदने बेचने का काम करते थे, क्योंकि इसमें बहुत सारे जैसे अमीर किसान थे, व्यापारी थे, महाजन, साहूकार, तो इनसे ब्याज पर पैसा भी लेते थे चीज़ें गिरवी रख कर। तो इस प्रकार यहाँ से भी जमींदार को लगान जाता था। तो ये अलग अलग तरीके बने हुए थे जो हमने इस तालिका में देखे। नेक्स्ट देखिए कि जमींदारों की ओर से प्रतिरोध देखिए। किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई। राजस्व की अत्यधिक मांग और भू संपदा की संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने इन दबाव से उबरने के लिए अनेक रास्ते अपना लिए। नए संदर्भों
में नई रणनीतियाँ उन्होंने बना ली थी। एक फर्जी बिक्री जो है, एक ऐसी तरकीब निकाली जिसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए गए। जैसे हमने बर्दवान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। तो बर्दवान के राजा ने कुछ अपनी संपत्ति जो थी माता को नाम करवा दी थी। फिर दूसरे कदम के तौर पर उसने अपने जो एजेंट थे उनके माध्यम से नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ किया और कंपनी की राजस्व मांग को जानबूझकर रोक लिया था। भुगतान न की गई जो बकाया राशि थी वो बढ़ती गई और भू संपदा का कुछ हिस्सा नीलाम किया गया, तो जमींदार के आदमियों ने ही उसको अन्य खरीदारों के मुकाबले ऊंची बोलियां लगाकर संपत्ति को खरीद लिया। तो आगे चलकर उन्हें खरीद की राशि को अदा करने से इनकार कर दिया था। तो इसलिए उस भू संपदा को फिर से बेचना पड़ता था। तो ये स्थिति बनी हुई थी। अब यहाँ तक आपने पढ़ा कि जैसे बर्दवान का राजा था तो उसने कुछ संपत्ति अपनी माता के नाम कर दी, क्योंकि नियम ये था कि माता की संपत्ति को नीलाम नहीं किया जाएगा। टैक्स उसने नहीं भरा तो उसकी संपत्ति को कुछ को नीलाम करना पड़ा। तो नीलामी में उसी के जो एजेंट थे उन्होंने फर्जी बोली लगाकर उस ज़मीन को खरीद लिया, यानी कि ज़मीन उसी के पास रह गई और उसने ज़मीन लेने के बाद फिर टैक्स देने से मना कर दिया। तो उस संपदा को फिर से बेचना पड़ता था, नीलाम उसको फिर से करना पड़ा। तो एक बार फिर जो ज़मींदार के एजेंट थे उन्होंने ही इसे खरीद लिया। फिर एक बार खरीद के बाद उस खरीद की रकम को अदा नहीं किया गया, इसलिए बार बार नीलामी करनी पड़ी। यही प्रक्रिया कंटिन्यूटी इसकी बनी रही, चक्कर बन गया एक। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया गया। अंततोगत्वा राज और नीलामी के समय बोली लगाने वाले थक गए और जब किसी ने भी बोली नहीं लगाई तो उस संपदा को नीची कीमत पर फिर उसी जमींदार को बेच देना पड़ा। तो बेबस थी यहाँ एक स्थिति जो थी कंपनी की। जमींदार किसी भी राजस्व की पूरी मांग अदा नहीं करता था। इस प्रकार कंपनी कभी कभार ही किसी मामले में इकट्ठी हुई जो बकाया राशि है वो राजस्व की जो सारी राशियाँ थी उनको वसूल कर पाती थी, नहीं तो कंपनी सभी जो राशि थी उसको इकट्ठा या मतलब उसको वसूल करने में असमर्थ थी। ये केवल एक वर्धमान का ही विषय नहीं था, ऐसे सौदे बड़े पैमाने पर हुए। 1793 से 1801 के बीच बंगाल की 4 जो जमींदारियाँ थी, जिसमें बर्दवान की जमींदारी भी एक थी, अनेक बेनामी खरीदारियाँ की गई। कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई और नीलामियों में की गई कुल बिक्रियों में से 15% जो सौदे थे वो नकली थी। बेनामी वही था कि भी जिसको एक फर्जीवाड़ा जिसमें किया गया था। जमींदार लोग और भी कई तरीक़ों से अपनी जो ज़मींदारी थी उसको छीनने से बचा लेते थे। तो यहाँ आपने जो बेनामी शब्द पढ़ा, बेनामी शब्द का अर्थ है जो बेनामी है, बेनामी खरीदारियाँ। तो ये क्या था कि गुमनाम किसी फर्जी व्यक्ति के नाम से जो सौदे किए जाते थे, इसमें असली जो फ़ायदा उठाने वाला व्यक्ति है उसका नाम सामने नहीं आता था। जैसे आपने पढ़ा था कि जो जो बर्दवान का राजा था उसने अपने ही एजेंटों के द्वारा अपनी ही ज़मीन को नीलामी में खरीद लिया था। तो उसमें राजा का या बर्दवान के राजा जो जमींदार था उसका नाम सामने नहीं आया। तो इस प्रकार की स्थितियाँ ये बनी हुई थी। जब कोई बाहरी व्यक्ति उस नीलाम की गई ज़मीन को खरीद भी लेता था, अगर कहीं ऐसा होता था, तब भी उन्हें हर मामले में उन कब्ज़ा नहीं मिलता था। कभी कभी तो पुराने जमींदार के जो लठियाल थे नए खरीदार को मार पीट कर वहाँ से भगा देते थे। लठियाल का मतलब जो लठैत होते थे, जिनको आप दबंग गुंडा तत्व आप बोल सकते हैं, कि जो जमींदार थे वो इस प्रकार की सहायता भी अपने पास लेते थे उनकी, कि अगर कोई दूसरा उनकी ज़मीन पर आता था खरीद कर, नीलामी में खरीद लेता था, तो उसको वो कब्ज़ा नहीं देते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि पुराने रैयत बाहरी लोगों को यानी नए खरीदार के लोगों को ज़मीन में घुसने नहीं देते थे और वे अपने आप को पुराने ज़मींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे। उसी के प्रति वफादार भी बने रहते थे, यानी कि जो किसान थे यह मानते थे कि पुराना ज़मींदार ही उनका अन्नदाता है और वे उनकी प्रजा हैं। तो ज़मींदारी की बिक्री से उनके जो तादात्म्य और गौरव को धक्का पहुंचता था। इससे ज़मींदार आसानी से विस्थापित
नहीं किए जा सकते थे। तो जमींदार जो पहले से चला आ रहा था उसके प्रति जो किसान थे उनका भी एक अलग रवैया होता था कि भाई कहीं नया इससे भी बुरा आ जाए, ये पहला ही ठीक है, तो उसी के साथ वो जुड़े रहना पसंद करते थे। तो आरंभ 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई थी। इसलिए जो जमींदार 1790 के दशक में तकलीफ़ों को झेल रहे थे, झेलने में सफल हो गए, उन्होंने अपनी सत्ता को बहुत मजबूत किया क्योंकि अब कीमतों में वृद्धि हो रही थी। राजस्व के भुगतान संबंधी नियमों में कुछ लचीलापन थोड़ा आ गया था। फलस्वरूप गांव पर जमींदारों की सत्ता और अधिक मजबूत हो गई। लेकिन आगे चलकर 1930 के दशक में घोर मंदी के हालात में जमींदारों को बट्ठा बैठ गया, यानी कि उनका विनाश हो गया और जौहरदारों ने देहात में अपने पांव मजबूत कर लिए थे। यानी कि 1930 से 1933 तक एक विश्व महामंदी का दौर भी आपने पढ़ा होगा कहीं। तो वहाँ इस महामंदी में जो जमींदार थे उनकी स्थिति खराब हो गई और उसका फ़ायदा गांव के जो जोतदार थे, समृद्ध किसान थे, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। पांचवी रिपोर्ट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण एक पांचवी रिपोर्ट है ये। हम जिन परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं उनमें से बहुत से परिवर्तनों का विस्तृत विवरण एक रिपोर्ट में दिया गया है। अलग से प्रश्न भी इसका आता है, पांचवी रिपोर्ट का आप वर्णन करें, जो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। यह उन रिपोर्टों में से पांचवी रिपोर्ट थी जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। अक्सर पांचवी रिपोर्ट के नाम से उल्लेखित यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी। इसमें 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टों के थे, जिसमें जमींदार और जो रैयत हैं उनकी अर्जियां थी, उनकी आपस में जो एप्लीकेशन दी जाती थी, भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट होती थी, राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व न्यायिक प्रशासन पर लिखित जो टिप्पणियां इनमें शामिल की गई थी। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा और देखें, पहले पिछले पेज पर जो बचा हुआ उसको हम देख लेते हैं। ये चित्र देखिए, एक चित्र दिया हुआ है पिछले पेज पर, तो इसको निपटा कर आगे चलते हैं। इस चित्र को देखिए, क्या दिया है, राजा मेहताब चंद है 1820 से 79। जब इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब तेजचंद बर्दवान का राजा था, ये हमने पिछले में पढ़ा था। उसके बाद मेहताब चंद के शासनकाल में बर्दवान की जमींदारी काफ़ी फली फूली। मेहताब चंद ने संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था। जब संथालों के विद्रोह हुए तो ये जो राजा बर्दवान का था मेहताब चंद, तो ये इसका चित्र दिया हुआ है। अब ये जो पांचवी रिपोर्ट थी इसमें काफ़ी कुछ एक कंपनी के कार्यों में बदलाव किया गया 1813 में। तो कंपनी के अधिकारों में कटौती कर दी गई थी। जैसे चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार केवल कंपनी ही करेगी, अन्य व्यापार दूसरे कर सकेंगे। तो चाय पहले पूर्व के जो देश थे उनसे कंपनी को ही सारे विशेष अधिकार थे, तो यहाँ उनके अधिकार कम कर दिए कि सिर्फ चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार था कंपनी करेगी, लेकिन अन्य जो व्यापार है वो दूसरे कंपनियां भी कर सकेंगी। दूसरा, 1833 के चार्टर में कंपनी का व्यापारिक अधिकार ही समाप्त कर दिया गया। फिर 1833 के बारे में भी जिक्र है इसमें। केवल प्रशासन कंपनी संभाले और बंगाल के गवर्नर जनरल का पूरे भारत का जो गवर्नर था उसको बना दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया और पूरे भारत का उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और जो बंगाल के गवर्नर 1828 में ये बने थे, 1833 से 35 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। नेक्स्ट देखिए, कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब बंगाल में अपने आप को स्थापित किया था, तभी से इंग्लैंड और उसके जो क्रियाकलाप थे उन पर बारीकी से नज़र रखी जाने लगी थी। उन पर चर्चा की जाती थी कि ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह थे जो भारत और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे, जो हमने अभी पढ़ा था। वे चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए जिसके तहत कंपनी को यह एकाधिकार दिया हुआ है। तो ऐसे
व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और भारत के साथ होने वाले व्यापार में वे भी हिस्सा लेना चाहते थे। और ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे ब्रिटिश निर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे, प्रयास कर रहे थे। तो कई राजनीतिक समूह का तो यह कहना था कि बंगाल पर जो मिली विजय है, जो प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई हुई थी, उसका लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा है, संपूर्ण ब्रिटेन को या ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं मिल रहा है। तो कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित प्रणाली प्रशासन के विषय में सूचना पर ब्रिटेन में गर्मागर्म बहस छिड़ गई थी। कंपनी के अधिकारियों के लोभ, लालच और भ्रष्टाचार की घटनाएं ब्रिटेन के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से छप रही थी। तो ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को विनियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के जो अंतिम दशक थे उनमें अनेक अधिनियम पारित किए। कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करे और कंपनी के कामकाज की जांच के लिए कई समितियां नियुक्त कर दी गई थी। तो यहाँ एक और चित्र दिया हुआ है, इसको भी आप देखिए। बेनामी शब्द को यहाँ डिफाइन किया गया है, जो हम पीछे पढ़ रहे थे। गुमनाम है इसका अर्थ। हिंदी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में यह शब्द ऐसे सौदों के लिए प्रयोग किया जाता है जो किसी फर्जी या अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम से किए जाते हैं और उसमें असली फ़ायदा पाने वाला व्यक्ति शामिल, मतलब सामने नहीं होता, उसका नाम सामने नहीं आता। अब लठियाल शब्द आपने पढ़ा था, उसका शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास लाठी या डंडा हो। ये जमींदार अपने लठैत या डंडेबाज रखते थे। अब अंडोल राजमहल का एक पिक्चर दी हुई है यहाँ। ऐसे राजमहल एक युगांत को दर्शाने वाले अवशेष हैं, एक किसी युग के अंत को दिखाते हैं, जो जमींदारों के रहन सहन, पतोन्मुख वैभवशाली जीवन शैली पर बनी जो सत्यजीत राय की प्रसिद्ध फिल्म जलसाघर की शूटिंग इसी अंडोल राजमहल में की गई थी। तो ये जो पिक्चर है, आप इस पिक्चर को देखिए। ये जो आप राजमहल देख रहे हैं, इस राजमहल में, जिसे अंडोल राजमहल कहा गया, 1858 में एक उपन्यास पर आधारित एक फिल्म थी जिसका नाम जलसाघर था। इसके लेखक ताराशंकर बंदोपाध्याय थे। तो ये कोई फिल्म रही होगी। तो जो इसकी शूटिंग इसी जो भवन था अंडोल राजमहल, इसी में हुई थी। नेक्स्ट देखिए वापस अपने अध्याय की तरफ। 5वीं रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो एक परवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। परवर समिति जो मतलब एक सिलेक्ट कमेटी होती है सिलेक्शन करने की कोई। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन है उसके फलस्वरूप ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी थी। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ, इसके बारे में हमारी जो अवधारणा है लगभग 1.5 शताब्दी तक इस 5वीं रिपोर्ट के आधार पर ही बनती सुधरती रही है। 5वीं रिपोर्ट में जो उपलब्ध साक्ष्य बहुमूल्य हैं, लेकिन ऐसी ही सरकारी रिपोर्टों को सावधानी पूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। हमें यह समझने की भी ज़रूरत है कि ये रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। वास्तव में आधुनिक जो शोध है उनसे पता चलता है कि 5वीं रिपोर्ट में दिए गए तर्क और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता, यानी कि वो सारे सच्चाई से परे हैं, उन पर हम आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल के औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदारों के जो अभिलेखागार हैं और जिलों के जो स्थानीय अभिलेख हैं उनका सावधानीपूर्वक जांच की। उनसे पता चलता है कि जो इतिहासकार थे, शोधकर्ता थे, उन्होंने जो अभिलेखागार होते थे या स्थानीय जो अभिलेख कहीं उनको उपलब्ध हुए, तो उन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद क्या पता चला कि 5वीं रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के को प्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे जानबूझकर। इसलिए 5वीं रिपोर्ट में परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन का वर्णन अतिरंजित है और जिस पैमाने पर जमींदार लोग अपनी ज़मीनें खोते जा रहे थे उसके बारे में भी बढ़ा चढ़ाकर कहा गया था। रिपोर्टें सत्यता से परे थी। जैसा कि हमने देखा कि जमींदारियां नीलाम की जाती थी, तब भी जमींदार नए नए हथकंडे तरीके अपनाकर अपनी जमींदारी को बचा लेते थे और बहुत कम मामलों में विस्थापित होते थे कि उन्होंने अपनी ज़मीन छोड़ी हो। बहुत कम ऐसी घटनाएं होती थी। तो 5वीं रिपोर्ट में जो भी जानकारी मिलती थी वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कंपनी को बदनाम करने के लिए और कंपनी के एक अधिकार जो कंपनी का व्यापार का था उसको समाप्त करने के लिए
दी गई थी। पांचवी रिपोर्ट से देखिए यहाँ कुछ जानकारी दी हुई है। जमींदारों की हालात और ज़मीनों की नीलामी के बारे में पांचवी रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि राजस्व समय पर नहीं वसूल किया जाता था। काफ़ी हद तक ज़मीनें समय समय पर नीलामी पर बेचने के लिए रखी जाती थी। स्थानीय वर्ष 1203 में, यानी कि स्थानीय वर्ष का मतलब जो बंगाल का कैलेंडर था उसके अनुसार, और जो यहाँ एक्चुअल में अंग्रेजी कैलेंडर है 1796 से 97 के बीच, स्थानीय वर्ष 1203 था यानी कि बंगाली कैलेंडर, और अंग्रेजी कैलेंडर में 1796 97 में बिक्री के लिए जो विज्ञापित ज़मीन की निर्धारित राशि थी, जुम्मा था 28,70,61 था सिक्का रुपए थी। तो इसमें जो 1206 और अंग्रेजी और जो बंगाली कैलेंडर है उसमें लगभग 593 या 94 वर्ष का अंतर था, और इसका संशोधित रूप आज जो है बांग्लादेश में भी प्रचलित है। तो इन दोनों बंगाली कैलेंडर और अंग्रेजी कैलेंडर के बीच में 593 या 94 वर्ष का अंतर था। तो बंगाली कैलेंडर 1203 है, इसको कंफ्यूज मत होना। ये बंगाली कैलेंडर के अनुसार स्थानीय वर्ष दिया हुआ है, तो बंगाली कैलेंडर 1203 था और अंग्रेजी कैलेंडर 1796 था। लगभग 593 वर्ष आप इसमें मानिए कि उनके बीच में अंतर था। यह वास्तव में 17,90,416 रुपये में बेची गई थी, यानी कि निर्धारित जो थी ये रकम थी 28 लाख से ज़्यादा, और वास्तव में बेची लगभग 17,90,000 में, और 14,18,756 रुपये की जो राशि है जुमा के रूप में प्राप्त हुई। तो स्थानीय संवत जो है 1204, ये बंगाली कैलेंडर है। इसके अनुसार 1798, 97 और 98 में 26,66,191 सिक्का रुपये के लिए ज़मीन विज्ञापित की गई थी कि भैया इतने की ज़मीन नीलाम होनी, और 22,74,000 रुपये सिक्का की ज़मीन बेची गई, और प्राप्त क्या हुआ 21,47,000 रुपये सिक्का। तो बाकी जो दार थे, बाकी दारों के में कुछ लोग देश के बहुत पुराने परिवारों में से थे, जैसे नादिया थे, राजशाही थे, विशनपुर थे, बंगाल के ये सब ज़िले थे, उनके राजा थे ये। साल दर साल उनकी जो जागीरें हैं टूटते जाने से हालात बिगड़ते गए, उन्हें गरीबी और बर्बादी का सामना करना पड़ा। कुछ मामलों में तो सार्वजनिक निर्धारण की राशि को यथावत बनाए रखने के लिए राजस्व अधिकारियों को काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी थी। नेक्स्ट देखिए कुदाल और हल। अब अगर हम पांचवी रिपोर्ट के बारे में थोड़ा, तो इस पांचवी रिपोर्ट में जो अन्य व्यापारिक लोग थे उन्होंने कंपनी के एकाधिकार का विरोध किया था। निष्कर्ष हम ये निकालते हैं, कंपनी का एक सत्ता के रूप में जो व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन वो यहाँ की जो पूरी स्थितियाँ थी उनको कंट्रोल किए हुई थी। इससे कंपनी को लाभ मिल रहा था, ब्रिटिश राष्ट्र को लाभ नहीं मिल रहा था, ऐसी दलील दी गई। जो अन्य व्यापारी थे उनका दबाव बढ़ रहा था सरकार प्रशासन के ऊपर। कंपनी के जो भ्रष्टाचार और प्रशासन पर बार बार बहस हो रही थी। कंपनी का जो एकाधिकार था जो पूर्व के देशों से व्यापार करने का, उसके विरोध अब बहुत ज़्यादा हो रहा था। अन्य जो व्यापारी थे, जो कारखाने चलाने वाले व्यापारी लोग, वो भी यहाँ अपना अधिकार मांग रहे थे। तो ऐसी कुछ परिस्थितियाँ थी। जो पांचवी रिपोर्ट थी वो मूलतः निष्पक्ष नहीं थी, क्योंकि इसमें जो तथ्य वो दिए गए काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर दिए गए, सारी सच्चाई इसमें उजागर नहीं की गई कंपनी को बदनाम करने के लिए, ताकि कंपनी का एकाधिकार यहाँ से समाप्त हो जाए। तो पांचवी रिपोर्ट जो है पूर्णतः निष्पक्ष नहीं थी। अब नेक्स्ट देखिए कुदाल और हल, हमारा जो टॉपिक है आगे। कुदाल जो है वो पहाड़ी जो लोग थे, पहाड़िया जो लोग थे, उनका कृषि करने का एक उपकरण था। कुदाल जैसे कसी फावड़ा टाइप होता है, और हल आप खेत जोतने के लिए इस्तेमाल करते हैं। संथाल लोग इसका प्रयोग करते थे। दोनों के बीच के कुछ रिश्ते, संघर्ष, उनको हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम यहाँ अपना ध्यान हटाकर बंगाल की जो गीली ज़मीनों से हटाकर सूखे आंचलों पर और स्थायी कृषि से हटकर झूम कृषि की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। झूम कृषि क्या थी कि
व्यक्ति एक स्थान पर जंगलों को काटकर कृषि करता है तो उसकी उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाती है, तो फिर उस स्थान को छोड़ देता है, दूसरे स्थान पर वनों को काटता है और वहाँ कृषि करने लगता है। तो पुरानी जो ज़मीन होती है उस पर फिर वही घास और जो पेड़ पौधे हैं उग जाते हैं। इस प्रकार वो स्थान बदलता रहता है। तो जंगलों को जलाता है, काटता है, तो उस जो उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ की, तो उस पर कृषि करता है। कुछ समय के बाद उपजाऊ शक्ति कम होती है, उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो इस प्रकार जंगलों में ये रहने वाले लोग झूम कृषि करते थे। आप उन परिवर्तनों को देखेंगे कि कृषक अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बाहर की ओर विस्तार होने से आए, जिससे राजमहल की पहाड़ियों के इलाके में स्थित जंगल और चारागाह उस अर्थव्यवस्था में समा गए। आप यह भी देखेंगे इन परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र के भीतर तरह तरह के झगड़े और झंझट पैदा हो गए थे। तो अब यहाँ देखिए कि जो ये इलाके आप पढ़ रहे हैं, ये मुख्यतः जो इलाका है, अगर आज हम इसकी बात करें तो झारखंड, बंगाल, बिहार और आज का जो बांग्लादेश है, ये सारा इलाका उस समय ये उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। उस समय ये सारा का सारा जो क्षेत्र है ये बंगाल ही था और ये इसी प्रदेश का विवरण है। लेकिन यहाँ जो मुख्य रूप से इस पढ़ रहे हैं आज जो है झारखंड का इलाका है, राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं। 19वीं शताब्दी में प्रारंभिक वर्षों में जो बोकानन है उसने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। राजमहल जो है आज झारखंड में है। जो बोकानन के बारे में साथ में दिया हुआ अभी पढ़ेंगे, पहले भी आपने इसके बारे में पढ़ा था। उनके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियाँ अभेद्य लगती थी। अभेद्य कि भी जिनको भेद पाना मुश्किल हो, यहाँ पहुँचना जाना बहुत कठिन कार्य था, दुर्गम कार्य था। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जब बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत रखते थे। बुकनन जहाँ कहीं भी गया वहाँ उसने निवासियों के व्यवहार को चतुरतापूर्ण पाया। जिस जिस इलाके में भी बुकनन गया वहाँ जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उन्हें एक दुश्मन के रूप में देखा, अंग्रेज़ के रूप में उनसे दूरी बनाकर रखी। ये लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे, अच्छा नहीं मानते थे, उनसे बातचीत करने को भी तैयार नहीं होते थे। कई उदाहरणों में तो ये अपने घर बार और स्थान को छोड़कर, गांव को छोड़कर भाग जाते थे इनको देखकर। नेक्स्ट देखिए, पहाड़ी लोग कौन थे? बुकनन के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे? बुकनन की पत्रिका में हमें 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों के बारे में इन लोगों को जो तरस खाने वाली हालात थी उसकी एक झलक मिलती है। इन स्थानों के बारे में उसने डायरी में लिखा कि जहाँ जहाँ उसने भ्रमण किया, लोगों से मुलाकात की थी, उनके रीति रिवाजों को देखा, वो सारा कुछ उसमें लिखा। यह पत्रिका हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न खड़े करती है, किंतु यह हमेशा हमें उत्तर देने में सहायक नहीं होती है। उसकी यह डायरी समय के केवल एक क्षण विशेष के बारे में बतलाती है, लोगों के जो स्थानीय के लंबे इतिहास के बारे में हमें नहीं बताती। एक ऐसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकारों को अन्य रिकॉर्डों की ओर मुड़ना पड़ता है। तो बुकनन ये जो लिखा है वो सारा पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही इनका सारा खर्च उठाती थी। तो स्वाभाविक सी बात थी कि आम लोग इनसे वास्तव में इसलिए दूरी बना कर रखते थे क्योंकि इनको एक जासूस के रूप में एक अच्छा नहीं मानते थे कि भाई ये हमारी ज़मीनों को हड़पने के लिए आ गए हैं। कुछ ऐसा भाव इनके प्रति होता था और इसमें सच्चाई भी थी। यदि हम 18वीं शताब्दी के जो परवर्ती दशक हैं, बाद के दशक राजस्व अभिलेखों का नज़र डालें तो हमें पता लगेगा कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़ियाँ क्यों कहा जाता था। ये राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे, क्योंकि राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी उनके चारों तरफ ये लोग रहते थे, इसलिए इनको पहाड़ियाँ कहा गया। छोटा प्रश्न है, ये जंगल की उपज से अपना गुजर बसर करते थे, झूम खेती करते थे, हमने आपने ऊपर पढ़ा था। ये जंगल के छोटे छोटे हिस्से में झाड़ियों को काटकर घास फूस को जलाकर ज़मीन को साफ करते थे और उस राख को पोटास से उपजाऊ बनी ज़मीन में ये पहाड़िया लोग अपने खाने के लिए तरह तरह की दालें, ज्वार बाजरा उसमें उगाते थे। ये उनकी फसलें थी। वे अपने कुदाल जो एक स्पेड होती है, कसी, फावड़ा कुछ टाइप, ये ज़मीन को थोड़ा थोड़ा ऊपर से खुरच देते थे। कुछ वर्षों तक उस पर साफ ज़मीन पर खेती करते थे और फिर उसे कुछ वर्षों के लिए परती छोड़ देते थे। परती का मतलब खाली छोड़ देते थे कुछ समय के लिए, जिससे कि उस ज़मीन में खोई हुई उर्वरता फिर वापस उत्पन्न हो जाती थी। तो ये उनकी स्थिति थी। अब थोड़ा सा और देखिए यहाँ,
जो बुकानन कौन था उसके बारे में दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो इसका पूरा नाम फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन था। एक चिकित्सक था जो भारत आया। बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक इसने कार्य किया। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली जो था उसका शल्य चिकित्सक भी था, डॉक्टर था। कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता जिसको हम कहते हैं, कि अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना भी की थी। किसने चिड़ियाघर की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी, इसको आप बताएं। जो कलकत्ता अलीगढ़ चिड़ियाघर कहलाया बाद में, ये थोड़े समय के लिए वानस्पतिक उद्यान के प्रभारी भी रहे। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण उन्होंने तैयार किया था। 1815 में वह बीमार होकर इंग्लैंड चले गए। अपनी माता की मृत्यु के बाद वे उनकी जायदाद के वारिस बने, यानी कि माता की जो ज़मीन थी वो उनको मिली, और उन्होंने उनके वंश का जो नाम था हैमिल्टन दिया हुआ है, लय आएगा तय की जगह हैमिल्टन। हैमिल्टन नाम उन्होंने अपना लिया, इसलिए उन्हें अक्सर फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता है। तो हैमिल्टन जो है उन्होंने अपनी माता की मृत्यु के बाद जब उनको माता की संपत्ति प्राप्त हुई तो उनके वंश का नाम जो हैमिल्टन था वो लगा लिया था। उन जंगलों से पहाड़ी जो लोग थे खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे। पौधे हैं, फिर जो पेड़ पौधों पर ही इनका जीवन था, जंगलों में रहते थे। बेचने के लिए रेशम के जो कोया था, लार था, काठ कोयला था, उससे बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे। रेशम का कोया का मतलब जो रेशम के कीड़े होते हैं शहतूत के पत्तों पर पालने के लिए, तो वो रेशम के जो कीड़े जो रेशम तैयार करते हैं उसके अपने चारों तरफ एक वाइट सा जाल सा बनाकर उसके अंदर ये रहते हैं, तो उसको रेशम का कोया कहा गया। लार जो एक गोंद टाइप होता है, तरल पदार्थ जो पेड़ों से निकलता है, आप बहुत सारे पेड़ पौधों पे देखते हैं कि कई आप उसको पिन लगाएं तो वहाँ से उसमें से पानी सा बाहर निकलता है। लार, राल जिसको आप बोल रहे हैं, या गोंद उसको हम बोल देते हैं। काठ कोयला, काठ लकड़ी का जलाकर उसका कोयला बनाते थे। तो ये उनके कार्य होते थे। पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उग जाते थे या परती जमीन पर जो घास फूस की हरी चादर बिछ जाती थी वह पशुओं के लिए चरागाह बन जाती थी। जिस जमीन पर वो छोड़ देते थे वहाँ उग जाते थे घास। ये एक चित्र देखिए, इस चित्र में को आप अगर बारीकी से देखें तो इस चित्र को समझिए नीचे क्या दिया है। राजमहल की पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी का चित्र है ये, जो 1782 में विलियम होजेस द्वारा चित्रित किया गया था। विलियम होजेस एक ब्रिटिश कलाकार था जो कैप्टन कुक के साथ उसकी प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्री यात्रा थी 1772 से 1775 तक। उस दौरान प्रशांत क्षेत्र में गए और वहाँ से भारत आया। 1781 में भागलपुर के जो कलेक्टर हैं ऑगस्टस क्लीवलैंड उनका मित्र बन गया था, और क्लीवलैंड के निमंत्रण पर होजेस जो है 1782 में उनके साथ जो जंगल महालों थे उनके भ्रमण पर गया। जंगल महालों का मतलब जंगल में जो खेती योग्य भूमि होती थी उसको जंगल महाल कहा गया, जो जंगलों में खेती योग्य भूमि होती थी। नोट करें इसको। वहाँ होजेस ने कई एक्वाटिंट, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, तैयार किए। उस समय के अनेक चित्रकारों की तरह होजेस ने बड़े सुंदर रमणीय दृश्यों को उसने तैयार किया था। उस समय चित्रों दृश्यों के खोजी कलाकार स्वच्छंदतावाद की विचारधारा से प्रेरित थे। इस विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति की पूजा की जाती थी, उनके सौंदर्य और शक्ति की प्रशंसा की जाती थी। रोमानी कलाकार यानी कि यही स्वच्छंदतावाद है, यह महसूस करते थे कि प्रकृति से संलाप संबंध बनाने के लिए आवश्यक है कि कलाकार प्रकृति के निकट जाए, उसमें रहे, अपने ग्राम गीतों में प्रकृति का चित्रण करे, आधुनिक कृत्रिम सभ्यता से दूषित न हो, अज्ञात भूदृश्यों को खोजे और छाया और प्रकाश के अलौकिक आनंद का लाभ उठाए। प्रकृति के इन्हीं रहस्यों की खोज में होजेस ने राजमहल की पहाड़ियों का भ्रमण किया था। उसे समतल सपाट
जो भूखंड थे नीरस लगे, जबकि जो समतल इलाके थे वो अच्छे नहीं लगे। लेकिन विविधतापूर्ण ऊंची नीची उबड़ खाबड़ ये ज़मीन जो थी सुंदरता से भरपूर लगी। औपनिवेशिक अधिकारी जिन भूदृश्यों को भयंकर उजाड़ उपद्रवी जंगली लोगों का निवास स्थान मानते थे, वे दृश्य होजिज की चित्रकारी में मनमोहक और रमणीय दिखाई देते हैं। मनमोहक रमणीय जो मन को आकर्षित करने वाले हैं, सुंदर हों। तो ये कैप्टन होजिस इन पहाड़ियों को अपना मूलाधार बनाकर पहाड़िया जो लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते थे जहां किसान एक स्थान पर रहकर खेतीबाड़ी किया करते थे। क्योंकि ये खेतीबाड़ी एक स्थान पर रहकर नहीं करते थे, खेतीबाड़ी जो झूम कृषि करते थे, आज यहाँ तो कल किसी और स्थान पर थे। तो जो स्थानीय कुछ इलाकों में जहाँ लोग एक जगह रहकर खेतीबाड़ी करते थे तो उन पर यह आक्रमण कर देते थे। पहाड़ियों द्वारा ये आक्रमण ज़्यादातर अपने आप को विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रहने के लिए करते थे। जब इनके ऊपर कोई संकट आता था, अकाल पड़ जाता था, इन्होंने अपने जो किसी रोजी रोटी के लिए कोई समस्या हो जाती थी, तो उस समय स्थानीय जो लोग हो जो स्थायी कृषि करते थे उन पर हमला कर देते थे। और दूसरा, ये हमले मैदानों में बसे हुए जो समुदाय थे उनको अपनी ताकत दिखाने के लिए भी करते थे। इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी ये करते थे, ताकि उनकी ताकत को कोई पहचाने। महलों मैदानों में रहने वाले जो जमींदार थे उनको अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। खिराज का मतलब कर। जो पहाड़ी मुखिया होते थे इन कबीलों के, जो बाहर के लोग आते थे, जमींदार आते थे, तो वे इनसे टैक्स देकर यहाँ से शांति चाहते थे कि भी हम आपको पैसे देंगे, आप शांति बनाए रखें। इसी प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित जो रास्ते होते थे, जिन कोई रास्ता गुजरता था उस इलाके से और व्यापार के लिए, तो ये व्यापारी उनको टैक्स देते थे, पैसे देते थे, उनकी अनुमति लेते थे, ताकि जिसको पथकर कहते थे, रास्ते का कर, पथकर। जब ऐसा पथकर पहाड़िया मुखियाओं को मिल जाता था तो व्यापारियों की रक्षा करते थे और यह भी आश्वासन देते थे कि कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा। तो इस प्रकार की उनकी आमदनी के एक सोर्स भी थे ये। इस प्रकार कुछ ले देकर शांति जो संधि थी वो अधिक लंबे समय तक नहीं चली। 18वीं शताब्दी के अंतिम जो दशक थे उस समय भंग हो गई, जब स्थिर खेती के क्षेत्र की सीमाएं आक्रामक रीति से पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी। यानी कि सरकार की नीतियों में जो बंदोबस्त उन्होंने लागू किए, वो बंदोबस्त में किसान भी एक स्थान पर रहकर खेती करे, तो वो जो नीति थी ज़्यादा तेज़ गति से उस पर ज़ोर शोर से काम किया गया। अंग्रेज़ों ने जंगलों की साफ सफाई कटाई के काम को प्रोत्साहित किया। जमींदार जोतदारों ने प्रति भूमि को धान में के खेतों में बदल दिया था। जो खाली छोड़ी ज़मीन होती थी, झूम खेती करके चले जाते थे उस स्थान से। अंग्रेज़ों के लिए स्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था, क्योंकि उससे उन्हें राजस्व प्राप्त होता था और निर्यात के लिए फसल पैदा की जा सकती थी। एक स्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती थी। वे जंगलों को उजाड़ मानते थे और वनस्पतियों को और वनवासियों को असभ्य, बर्बर और उपद्रवी क्रूर समझते थे, जिन पर वे शासन करना उनके लिए कठिन होता था। इसलिए उन्होंने यही महसूस किया कि जंगलों को साफ करके वहाँ स्थायी जो कृषि है स्थापित की करनी होगी। जंगली लोगों को पालतू और सभ्य बनाना होगा। इससे शिकार का काम छुड़वाना होगा और खेती का जो धंधा अपनाने के लिए उनको राज़ी करना होगा। तो ये भी सब कारण थे जिनकी वजह से अंग्रेज़ों ने इन इलाकों में अपनी गतिविधियों को बढ़ाया, स्थायी कृषि को उन्होंने महत्व दिया। ये सारे कारण आपने पढ़े। जो जो स्थायी कृषि का विस्तार होता गया, जंगल और चरागाहों का जो क्षेत्र था वो छोटा होता चला गया।
इससे पहाड़ी लोग और स्थायी जो खेतीहरों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। जो पहाड़ी लोग थे जो उन पर निर्भर थे, चारागाह कम हो गए, उनके जो झूम खेती के जो लिए ज़मीन थी वो कम हो गई। तो पहाड़ी लोग और जो स्थायी खेतीहर थे जो उन स्थानों पर आकर अब बाहर के लोग स्थायी रूप से रहकर खेती कर रहे थे, तो उनके बीच अब झगड़े तेज हो गए थे। पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांवों पर हमला करने लगे जो नियमित रूप से एक स्थान पर रहते थे, और ग्रामवासियों से अनाज पशु छीन झपट कर ले जाने लगे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर पहाड़ियों को नियंत्रित करने की कोशिश की, परंतु उसके लिए उन्हें ऐसा करना उनके लिए आसान नहीं था। 1770 के दशक में 10 सालों का समूह तो ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपनाई कि इनका सफाया कर दिया जाए। उनका शिकार संहार करने लगे, मारने लगे उनको। तदुपरांत 1780 के दशक में भागलपुर का जो कलेक्टर था ऑगस्ट क्लीवलैंड, उसने शांति स्थापना की एक नीति को अमल में लाया, जिसके अनुसार पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक रखने की जिम्मेदारी लेनी थी। उनसे यह उम्मीद की गई थी कि वे अपनी बस्तियों की व्यवस्था बनाए रखेंगे, अपने लोगों को अनुशासन में रखेंगे। लेकिन बहुत से जो पहाड़ी मुखियाएं उन्होंने भत्ता लेने से मना कर दिया था, और जिन्होंने इस नियम को स्वीकार किया अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता को खो बैठे। यानी कि जो लोग थे उन्होंने उनको बेदखल कर दिया, राजा या एक मुखिया के पद से हटा दिया। औपनिवेशिक सरकार के वेतनभोगी बन जाने से उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी या वैतनिक मुखिया माना जाने लगा था, जिन्होंने इस नियम को अंग्रेजों के स्वीकार कर लिया था। उनको कर्मचारी मान लिया कि आप अंग्रेजों के कर्मचारी हैं, या वैतनिक मुखिया मान लिया था कि आप वेतन पर काम करते हैं अंग्रेजों के लिए। जब शांति स्थापना के लिए अभियान चलाए जा रहे थे तभी पहाड़ी लोग अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से बचाने के लिए और बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतरी भागों में चले जाते थे, और सघन जो वन होते थे, बीच के इलाके होते थे जंगल के गहरे, वहाँ चले जाते थे, जहाँ पहुँचना अन्य के लिए बहुत ही खतरनाक होता था, उनको भय लगता था। इसलिए 1810-11 की सर्दियों में बुकानन ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी। तो यह स्वाभाविक ही था कि पहाड़िया लोग बुकानन को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से क्यों देखते थे। हमने पहले प्रश्न पढ़ा था ऐसा कि जो पहाड़ी लोग थे वो बुकानन को क्यों पसंद नहीं कर रहे थे, क्यों उसको संदेह के नज़र से देख रहे थे, क्योंकि वहाँ हालात परिस्थितियाँ ऐसी थी। शांति स्थापना के अभियानों से के अनुभव और क्रूरतापूर्ण दमन की यादों के कारण उनके मन में धारणा बन गई थी कि उनके इलाकों में ब्रिटिश लोगों की घुसपैठ का क्या असर होने वाला है, कि बार बार अंग्रेज़ वहाँ बढ़ते जा रहे थे, अपने जो सहायक लोग थे उनको बसा रहे थे, स्थायी कृषि करवा रहे थे। तो उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रत्येक गोरा आदमी एक ऐसी शक्ति को लेकर आता, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो उनसे उनके जंगल और ज़मीन छीनकर उनकी जो जीवन शैली है और जीवित रहने के जो संसाधन है उनको नष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो ऐसा एक शंका संदेह उनके मन में बना हुआ था, और यह सत्य भी था। वस्तुतः इन्हीं दिनों एक नए खतरे की सूचनाएं उनको मिलने लगी थी। वह था संथाल लोगों का आगमन। संथाल लोग वहाँ के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, जमीन को जोतते हुए और चावल कपास उगाते हुए उन इलाकों की ओर बड़ी संख्या में घुसे चले आ रहे थे, क्योंकि संथाल जो बासिंदे थे उन्होंने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा कर लिया था। अब नया संकट इन पहाड़ी लोगों के लिए था, क्योंकि सरकार की तरफ से अंग्रेज संथालों को मदद कर रहे थे, क्योंकि ये एक अच्छा मानते थे इनको, वो स्थायी कृषि करने के लिए तैयार थे, तो जंगलों को काटने के लिए तैयार थे। तो जो पहाड़ी लोग नहीं मान रहे थे, संथाल उन सारे नियमों को मान रहे थे। तो इस वजह से संथाल जो है इन पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी लोगों के इलाके में बढ़ रहे थे, ताकि वहाँ वो ज़मीन साफ करके, जंगल साफ करके वहाँ स्थायी कृषि कर सकें। इसलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा। जो पहाड़ी लोग थे, पहाड़िया जो लोग थे, संथाल आगे बढ़ रहे थे, वो पीछे हटते चले जा रहे थे। पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, हमने पढ़ा था। इसलिए यदि कुदाल को पहाड़ी जीवन का एक प्रतीक मान लिया जाए, तो हल को नए बासिंदे
जो संथाल थे, नए बासिंदे कौन थे? संथाल थे, जो इस क्षेत्र में अब घुसे चले आ रहे थे, स्थायी रूप से कृषि कर रहे थे। उनकी शक्ति का प्रतिनिधि हल होता था। हल उनके लिए एक प्रतीक के रूप में था। तो हल और कुदाल के बीच की है लड़ाई बहुत लंबी चली गई। तो संथाल और अगवा जो बासिंदे हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पर वीडियो काफ़ी हो चुका है, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो की गति को आप कम ज़्यादा करके, आगे पीछे करके, अपने जो आपके पास समय उपलब्ध है उस हिसाब से आप इसको थोड़ा थोड़ा करके भी देख सकते हैं, और साथ साथ धैर्य बनाकर नोट अवश्य करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।